सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं। अब आधा अधूरा वीडियो देखने से ना तो उनके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, ना फिर उनका सिलेबस कंप्लीट होता है। और फिर ऐसे बच्चे जब रिजल्ट आता है ना मेरे भाई, उस टाइम पर रोते हैं कि सर हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भाई आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, यानी कि जितनी देर की ये क्लास होगी, यकीन मानो मेरे भाई उतनी देर में आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर अक्षर समूह द्वारा युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं आपको देखो एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका बताता हूं। जब भी तुमको ये हैज प्रतिशत वाला सवाल एग्जाम में मिले ना, आप ऐसे करना मेरे भाई, सवाल को पढ़ना ही मत। ठीक है मेरे भाई, जब तुम इस सवाल को पढ़ोगे कम से कम तुम्हारी आधी मिनट खराब होगी। तो भाई आधी मिनट बचाने का तरीका मैंने तुमको बता दिया कि जब भी हैज और प्रतिशत का सवाल एग्जाम में आए, सवाल को पढ़ना ही मत। कुल मिला के इस सवाल में यह बोला गया है कि हैज की जगह पे इनमें से तो क्या लिखूं और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का रिलेशन और इनके बीच का रिलेशन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर शुरू में एस है, अगर यहाँ पर मैं एस लिख दूँ तो 19 और ये आता है 14 पे, यानी 5 कम करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा भाई यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 17 में 5 जोड़ेंगे 22। इसका मतलब ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई बी यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर अगर यू में 11 जोड़ेंगे तो फिर आपका ये आंसर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। फिर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो कैसे हमको ये सवाल करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ठीक है 19, यानी कि इसमें से हमें 4 घटाना पड़ेगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो बिल्कुल मेरे भाई सी आंसर आपका हो सकता। तो एक बार सी आंसर को देख लो, SRM। हैज की जगह पे लिखेंगे SRM और प्रतिशत की जगह पे लिखेंगे QPK। तो देखो SRM, S आएगा 19 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर, NMH, N आएगा 14 पर, M आएगा 13 पर, H आएगा 8 पर। 19 में से 5 कम करेंगे 14, 18 में से 5 कम करेंगे 13 और 13 में से 5 कम करेंगे 8। सेम आप इसमें देख लो, V आएगा 22 पर, U आएगा 21 पर, P आएगा 16 पर, QPK, Q आएगा 17 पर, P आएगा 16 पर, K आएगा 11 पर। 22 में से 5 कम करेंगे 17, 21 में से 5 कम करेंगे 16, 11 में से 5 कम करेंगे 16 में से 5 कम करेंगे 11। तो अब देख लो मेरे भाई, यहाँ पर भी तीनों में से 5-5 कम किया गया और यहाँ पर भी तीनों में से 5-5 कम किया गया। इसका मतलब सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। हो गया ना मेरे भाई लॉजिक बराबर, इधर को भी तीनों में से 5-5 कम, इधर को भी तीनों में से 5-5 कम। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। उस त्रिक का चयन करो जो नीचे दिए गए 2 युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में भी सेम वही संबंध है। तो ऐसा ही संबंध बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों में मेरे भाई अगर तुम एक अक्षर को भी पकड़ लेते हो ना, तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पर इसमें बी को पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर बी कहाँ पर है सर, पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर है मेरे भाई बी। यहाँ पर बी कहाँ पर है सर, यहाँ पर भी पहले नंबर पर है बी। और यहाँ पर बी कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है बी, यानी कि पहला पहला और दूसरा। सेम यहाँ पर तुम ई को देख लो, ई यहाँ पर कहाँ पर है, पहले नंबर पर है। ई यहाँ पर कहाँ पर है, फिर से पहले नंबर पर। और ई यहाँ पर कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहला पहला और दूसरा। अब जैसे कि यहाँ पर पी है तो पी यहाँ पर पहले नंबर पर है, कोई बात नहीं सर, सही हो गया ये तो। फिर अगले में भी पी पहले नंबर पर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो आर है, तो ये तो गलत हो गया फिर मेरे भाई। अब जैसे इसको देख लो, यहाँ पर एफ पहले नंबर पर है, चलो ठीक है मान लिया पहले नंबर पर है, लेकिन अगले में भी तो एफ फिर पहले नंबर पर होना चाहिए भाई, पहला पहला और दूसरा। तो इसमें पहले नंबर पर एफ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई देख लो, यहाँ पर सी को देख लो, सी यहाँ पर पहले नंबर पर है, मान लिया सर। सी यहाँ पर भी पहले नंबर पर है, मान लिया सर। लेकिन सी यहाँ पर तो चौथे नंबर पर आ गया, जबकि होना तो दूसरे नंबर पर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसको देख लो, सी वाले ऑप्शन को, एच को देखो, एच यहाँ पर पहले नंबर पर है, बिल्कुल। एच यहाँ पर भी पहले नंबर पर है, बिल्कुल। एच यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, बिल्कुल। तो पहला पहला और दूसरा, सी आंसर देने वालों का करेक्ट है। मैं तो टीचर हूं और मुझे आपको ये सवाल समझाना है, इसलिए मेरे भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना अगर आप खुद इस सवाल को कर दे तो यकीन मानो देखते ही तुम्हारा आंसर आ जाता, देखते ही। मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था, इतने में तो ये सवाल को करके पटक देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। देखो मेरे भाई, PQR STU और V एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। V टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, U R के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, R S के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, Q T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ये सेल लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे कर लो, S बना लो, ठीक है। अब बताओ कि S के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ? तो कितने आदमी है मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 3 3 6 और एक, ये तो 7 आदमी हो गई। तो मेरे भाई आप ऐसे करो कि ये 7 आदमी बनाओ। पहले तो एक गोल मेज बनाओ। लो भाई, मैंने एक गोल मेज बना दी, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ यहाँ पर आएगा। अब सवाल को देखो मेरे भाई, सवाल में बोला कि जो V है टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, टी का बायां। तो मेरे भाई तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ टी को बैठा दो। तो मेरा मन किया कि मैं टी को यहाँ बैठाऊंगा, तो इसके बाएं कौन बैठेगा? V बैठेगा। तो इसके ठीक बाएं कौन बैठेगा? तुम्हारा V बैठेगा। तो यहाँ पे V बैठा दिया। फिर तुमसे ये सवाल में ये बोला कि जो Q है ना, Q टी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो टी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे Q बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई Q को बैठा दो। फिर तुमसे बोला कि जो ठीक है U है ना, U R के ठीक बाएं बैठा हुआ है और जो R है
एस के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। जो आर है ना, आर एस का बायां दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो मेरे भाई ऐसे करो, एस को यहाँ बैठा दो, एस का बायां पहला दूसरे स्थान पे तुम्हारा आर बैठा हुआ है। और सवाल में बोला कि जो यू है आर के ठीक बाएं बैठा है, तो आर के ठीक बाएं तुम्हारा यू बैठ गया। तो सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया मेरे भाई, कौन सा, पी। तो पी को यहाँ बैठा दो। अब तुमसे सवाल में बोला एस के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा एस रहा, इसका दायां पहला और दूसरे नंबर पे टी हो गया। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। जिनके समझ में आ गया उनका ठीक है, जिनके नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लो। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट के इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुमसे बोला कि जो वी है टी के ठीक बाएं बैठा है, तो टी के ठीक बाएं तुम्हारा वी हो गया, पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन में बोला कि जो यू है आर के ठीक बाएं, तो जो यू है आर के बाएं, तो आर के बाएं तुम्हारा यू हो गया, दूसरी लाइन भी क्लियर। तीसरी बोली कि जो आर है एस के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एस का बायां पहला दूसरे स्थान पे आर हो गया, ये बात भी क्लियर। तीसरा बोला कि जो क्यू है टी के बायां तीसरा है, तो टी के बायां पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे क्यों हो गया, तो ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला एस के दायां दूसरा, तो ये तुम्हारा एस है, इसका दायां पहला और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, टी। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है। जिनके मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और डेली के डेली आपको इस तरह के बेहतरीन क्लासेज जो हैं देखने को मिलती है हमारे इस चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। मज़े की बात तो ये है कि सारी की सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री है, किसी क्लास का कोई पैसा नहीं लगता। किसी निश्चित कूट भाषा में टायर को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टाइम को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एम का कोड क्या होगा, बताइए मेरे भाई, एम का कोड क्या होगा। अब सीधी सी बात है, तुमको मतलब है एम से। इसमें लिखा है TIER, टी है, आई है, ई है, आर है, लेकिन इसमें एम तो नहीं है ना भाई, हमें तो एम चाहिए और एम इसमें है ही नहीं, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो मेरे भाई 2 लिखा हुआ है, इसमें तो 7 भी है, हटा दो 7 को। इसमें तो 3 भी है, हटा दो 3 को। इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को। एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई 4। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले सवाल को देखिए मेरे भाई, इस तरीके के सवाल आपको मेरे भाई सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले जो सवाल है वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं 101%। कथन तुम्हारे सामने है, कुछ मुर्गी टर्की हैं, कुछ मुर्गी शतुरमुर्ग हैं और कुछ टर्की आपके चील हैं। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला गया कि कुछ मुर्गी हैं जो कि मेरे भाई टर्की हैं, तो मैंने बना लिया कि कुछ मुर्गी हैं जो आपके टर्की हो गई। फिर बोला कुछ मुर्गी तो शतुरमुर्ग भी हैं, तो कुछ मुर्गी मेरे भाई आपकी शतुरमुर्ग हो गई। और कुछ टर्की आपके चील हैं, कुछ टर्की जो है आपके चील हैं, चील को सी लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कुछ मुर्गी चील है क्या, कहाँ पर है भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। देखो ये तो मुर्गी का घोड़ा है और ये चील का घोड़ा है, लेकिन सर इनके बीच में तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोला कुछ टर्की शतुरमुर्ग है, मेरे भाई ये टर्की रहा और ये शतुरमुर्ग रहा, इनके बीच में भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब मेरे भाई न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लीजिए, इस तरीके के सवाल भी आजकल की एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सर ये सवाल तो कठिन होते हैं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। आप इस तरीके से समझ लो, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुमसे बोला यदि श्रृंखला में से
सभी अक्षर हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से चौथा होगा। दाएं से चौथे नंबर का पूछ लिया मेरे भाई, और तुमसे बोल दिया कि सारे के सारे अक्षरों को हटा दो। अक्षर बोले तो मेरे भाई ABCD के अक्षर, ABCD के जितने भी अक्षर, देखो तीन चीजें हैं मेरे भाई, एक तो होता है अक्षर, एक होता है मेरे भाई संख्या, और एक होता है मेरे भाई आपका प्रतीक चिन्ह। तीन चीज होती है। इस तरीके के सवाल जब भी तुम्हारे सामने आएंगे उनमें तीन चीज होगी, एक तो अक्षर होगा, एक संख्या होगी और एक प्रतीक चिन्ह होगा। अक्षर बोले तो ABCD के जितने भी अक्षर, संख्या बोले तो गिनती 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और प्रतीक चिन्ह बोले तो जो भी चिन्ह, जैसे कि हैज का चिन्ह हो गया, प्रतिशत का चिन्ह हो गया, @ का चिन्ह हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि सभी अक्षर हटा दो। अक्षर बोले तो ABCD के अक्षर हटा दो, तो ये ABCD का तो हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। दाएं से चौथा कौन सा है, तो दाएं से चौथा, दाएं से मेरे भाई देखो, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा और दाएं से चौथे नंबर पर कौन है, हैज है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है मेरे भाई कि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई, बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के कम से कम 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए देखो, 9 की जगह पे 9, लेकिन आगे तो B है और B का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो 4, आगे तो C है, C का मतलब प्लस लगा दो मेरे भाई 6, आगे तो D है, D का मतलब माइनस लगा दो 45, आगे तो A है, A का मतलब भाग लगा दो मेरे भाई आपका 5। तो 9 चौका 36 प्लस में 6, 5 नाम का 45, तो 36 में 6 जोड़ेंगे आंसर 42, 42 में से 9 घटाएंगे आंसर आएगा 33। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो C आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लीजिए भाई, ये सवाल भी आपका बेहतरीन है। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। तुमसे बोला सभी उद्यान वन हैं, सभी वन आपके चरागाह हैं और कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। तो फिर तुमसे बोला कि जितने भी उद्यान को यूँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जितने भी उद्यान हैं वो सारे के सारे आपके वन हैं। जितने भी उद्यान हैं, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, जितने भी उद्यान हैं वो सारे के सारे आपके वन हो गए, तो वन लिख दिए। सभी वन चरागाह हैं, जितने भी वन हैं अब वो सारे के सारे चरागाह हो गए। और कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो मेरे भाई कोई भी जो उद्यान है वो पार्क नहीं है, तो पार्कों को मेरे भाई अलग बना दो। तुमसे बोला कोई भी वन पार्क नहीं है क्या। मेरे भाई सवाल में सिर्फ इतना बोला गया है कि कोई भी जो उद्यान है ना वो पार्क नहीं है, ठीक है भाई, सवाल में सिर्फ इतना बोला है कि कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, जबकि तुमसे सिर्फ यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोई भी वन पार्क नहीं है। अरे सवाल में कहीं बोला गया है कि वन और पार्क नहीं है, वन पार्क नहीं है, वन पार्क नहीं है, सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, हम क्यों ज्ञानी बने जब सवाल में नहीं बोला। फिर दोबारा सवाल में बोला कि कोई भी चरागा पार्क नहीं है क्या। क्या सवाल में कहीं बोला कि चरागा पार्क नहीं, चरागा पार्क नहीं और चरागा पार्क नहीं, तीनों की तीनों लाइनों में कहीं पर नहीं बोला कि कोई भी चरागा पार्क नहीं है। तो फिर हम क्यों ज्ञानी बन रहे हैं, गलत मारो यार इसको भी। तो न तो 1 और न ही 2। जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तुमसे बोला गया कि E+F का अर्थ है EF का भाई है, E-F का अर्थ है EF का पिताजी है, गुणा का अर्थ है ये इसके पति परमेश्वर हैं और भाग का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है। तो तुमसे बोला गया मेरे भाई कि P का T से क्या संबंध है। तो ये रहा तुम्हारा P और ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच का रिलेशन आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे तुम्हारे प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका भाई है, तो इसका भाई हो जाएगा ये P। तो जो P है वो भाई हो जाएगा मेरे भाई किसका, सर ये हमारे Q का भाई हो जाएगा।
आगे माइनस है, माइनस का मतलब पिताजी लगता है, तो इसका पिताजी क्यों हो जाएगा, तो जो क्यों है वो पिता हो जाएगा मेरे भाई किसका, आर का पिताजी हो जाएगा। आगे गुणा है, गुणा का मतलब मेरे भाई पति हैं, तो ये इसके पति हो जाएंगे, तो जो आर है वो पति हो जाएंगे मेरे भाई किसके, एस के। आगे भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह का मतलब है ये इसकी मम्मी है, तो जो एस है वो मम्मी लगती है मेरे भाई किसकी, टी की। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पति सर मेरे पापा, मेरे पापा के पापा सर मेरे दादा, और मेरे दादा के भाई, तो दादा के भाई बोल दो या पिताजी के पिताजी का भाई बोल दो, एक ही बात है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पति सर मेरे पापा, मेरे पापा के पापा सर मेरे दादा, और मेरे दादा का भाई, तो दादा का भाई बोल दो या पापा के पापा का भाई बोल दो, डी आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल को चेक करो मेरे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, यानी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या होगी। बेहतरीन सवाल है भाई ये भी, और ज़बरदस्त सवाल है। 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80, तो देखो 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज है तो भाई 30/100 लिख सकता हूँ। ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, तो गुणा लगा दीजिए, 80 है तो 80 यहाँ पर लिख दीजिए। माइनस का 4/7 है तो 4/7 लिख दीजिए, गुणा 729 का क्यूब रूट है। अब तुमको पता है कि 9 गुणा 9 गुणा 9 729 होता है। अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट है तो 9 की पावर 3, यानी कि मैं 729 के क्यूब रूट को लिख सकता हूँ मेरे भाई कितना, 9, और 49 को मैं रूट 49 को 7 लिख सकता हूँ। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी, 8 तिया 24 हो जाएगा, माइनस का 7 से 7 कटेगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। तो 24 में से 36 घटाओगे तो आंसर बचेगा मेरे भाई माइनस का 12। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। ऐसे सवालों को अगर तुम करके जाओगे एग्जाम में तो सीधी सी बात है, फिर तो मेरे भाई सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बेहतरीन क्वेश्चन आपके, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने बोला था मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना भाई। ठीक है, अभी भी अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है कि वो वीडियो को छोड़ के जाना चाहता है तो अपना वो विचार मेरे भाई अभी के अभी त्याग दो, इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी मेरे भाई। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि है जो किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब स्वयं की 5 गुना का मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे सवालों में एक चीज़ बताता हूँ कि जो मूलधन है ना, मूलधन वो एक फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है मेरे भाई, मूलधन जो है एक फिक्स अमाउंट होता है, यानी कि मेरे भाई एक फिक्स पैसा होता है। सर कैसे होता है हमें भी समझाओ। तो मेरे भाई देखो, मूलधन तो फिक्स अमाउंट है और चेंज सिर्फ किस में होता है, ब्याज में। ब्याज क्या होता है मेरे भाई, ब्याज चेंज होता है, यानी पहले साल में ब्याज कुछ और मिलेगा, फिर 2 साल में ब्याज कुछ और मिलेगा, 3 साल में ब्याज कुछ और मिलेगा। बाकी मूलधन तो फिक्स अमाउंट है। कैसे, देखो मैंने आज तुमको 10,000 रुपये दिए, मैंने तुमको आज 10,000 रुपये दिए। मैं तुमसे 1 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने तेरे को कितने पैसे दिए, तुम बोलोगे सर 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे 10 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने तेरे को कितने पैसे दिए थे, तुम फिर भी वही बात बोलोगे कि सर 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे आज से 50 साल बाद में पूछूंगा कि बता मैंने तेरे को कितने पैसे दिए, तुम फिर भी वही बात बोलोगे कि सर 10,000 रुपये दिए थे। यानी कि जितने पैसे मैंने दिए, जो मूलधन है वो तो फिक्स है मेरे भाई, चाहे तुम 1 साल में पूछ लो, चाहे 10 साल में पूछ लो, चाहे 50 साल में पूछ लो, वो आदमी यही बोलेगा कि भाई 10,000 रुपये दिए थे। लेकिन ब्याज चेंज हो जाएगा भाई, 1 साल में कम ब्याज मिलेगा, 10 साल में ब्याज ज़्यादा मिलेगा, 50 साल में ब्याज ज़्यादा मिलेगा।
तो यहाँ से पता चला कि मूलधन तो फिक्स अमाउंट है, ब्याज चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जो मिश्र धन है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस में ब्याज होता है। मूलधन प्लस में क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो मैंने बोला कि मूलधन तो फिक्स है, तो हम इसको ऐसी कंडीशन में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई स्वयं की 5 गुणा हो गई, तो 5 गुणे का मतलब ये है कि 5 गुणे में से 1 तो तुम्हारा मूलधन हो गया, तो बाकी का 4 तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। भाई 4 और 1 हो गया तुम्हारा 5। मान लो को वो ये बोल देता कि भाई स्वयं का 7 गुणा हो गया, तो 7 गुणे की जब बोलता तो क्या बोलता? 7 गुणे की बोलता तो ये बोलता कि भाई 7 गुणा हो गया, तो मूलधन तो 1 हो जाता और ब्याज तुम्हारा 6 हो जाते। 6 और 1 मिलके कितना हो जाता मेरे भाई? 7 हो जाता। मान लो ये बोल देते 50 गुणा हो गई, तो 50 गुणे में क्या होता कि मूलधन तो तुम्हारा 1 हो जाता और ब्याज तुम्हारा 49 हो जाता। भाई 49 और 1 हो जाता मेरे भाई 50। तो ये तुमको यहाँ पर करना है। तो अब मेरे भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। तो साधारण ब्याज कितने का मिला है? 4 रुपये का। मूलधन तो 1 है ही, रेट का अता पता नहीं है, निकालनी है, और टाइम 5 साल का है, बटे में मेरे भाई 100 है। ठीक है, बटे में आपका कितना है? बटे में 100 है। तो 5 का भाग 100 में देंगे, 20 बढ़ जाएगा। ये 20 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 20 चौका 80, तो रेट बराबर में हो जाएगा आपका 80%। तो इस तरीके से मेरे भाई मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हो। तो मेरे भाई अब आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब भी वो बोले कि 5 गुणा हो गई, 7 गुणा हो गई, 50 गुणा हो गई, ऐसी कंडीशन में क्या करना है? मूलधन तो 1 मानना है, बाकी सबको ब्याज मान लेना, हो जाएगा सवाल। आइए फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। दिए गए अक्षर संख्या समूह में कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? आपको यह बताना है कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एल है। सी आएगा 3 पर, एल आएगा 12 पर, यू आएगा 21 पर, एम 4 आएगा, डी आएगा 4 पर। तो 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर तो एम आता है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। भाई देख लो 194, इसमें भी 3 ही अंक है, 1, 9 और 4। 582, इसमें भी 3 ही अंक है, 5, 8, 2। तो इस तरीके से मेरे भाई 3 अंकों वाली 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब यहाँ पे बोला कि उदाहरण के लिए जैसे 697 है, 697, इसका पहला अंक क्या है? 6 है, दूसरा अंक क्या है? 9 है, और तीसरा अंक क्या है? 7 है। अब यहाँ पर बोला यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम बताओ क्या होगा। यहाँ पे बोला कि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? सर 825 है। तो सबसे बड़ी संख्या 825, तो इसका तीसरा अंक लेना है, तीसरा अंक इसका 5 है, तो 5 यहाँ पर ले लीजिए। फिर बोला सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें 149 है, तो 149 ले लो। इसका दूसरा अंक इसका 9 है, तो दूसरा अंक 4 है, तो दूसरा अंक 4 ले लीजिए। इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो? तो 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को देखो भाई। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो भाई देखो, अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो 2 सेकंड में तुम इस सवाल को करके पटक दोगे। भाई अगर तुम सवाल के ऑप्शन देखोगे तो सब में शुरू का अक्षर तो बी है,
तो शुरू के अक्षर को देखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। देख के भी क्या कर लोगे ये बताओ भाई, देख के भी क्या करोगे भाई? है तो सबका शुरू का अक्षर बी, तो शुरू के अक्षर को देखने का तो कोई मतलब है नहीं। सीधा दूसरे अक्षर पे जाओ। दूसरा अक्षर यहाँ पर एम है जो कि 13 नंबर पर आता है, यहाँ पर पी है जो कि 16 नंबर पर आता है, यहाँ पर एस है जो कि 19 नंबर पर आता है, और यहाँ पर वी है जो कि 22 नंबर पर आता है। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर y आता है, और y सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो गया है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर @ लगा हुआ है, इसका मतलब पुत्र है। यहाँ पर हैज है, इसका मतलब बहन लगती है। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब पत्नी लगती है। यहाँ पर प्रतिशत है, इसका मतलब पिताजी लगता है। तुमसे बोला ई का बी से क्या संबंध थी, ये रहा ई और ये रहा बी, इनके बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का मतलब है कि ये इसके पिताजी हैं, तो इसका पिताजी लगेगा ई। तो जो ई है सर वो पिता लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये आर का पिता लगेगा। आगे मेरे भाई हैज है, हैज का मतलब तो बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी आर। तो जो आर है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर डी की बहन लगेगी। आगे मेरे भाई प्लस है, प्लस बोले तो सर ये इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी लगेगी डी। तो जो डी है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, एन की। आगे @ है, @ का मतलब पुत्र है, तो एन जो है पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका, सर बी का पुत्र लगेगा। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की पत्नी सर मेरी बहू लगेगी, मेरी ठीक है, मेरी बहू की बहन और उसके पापा, तो बहू की बहन के पापा, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि पुत्र की पत्नी के पापा। भाई बहू की बहन के पापा मतलब बहू के भी पापा लगेंगे, तो बहू के पापा लगेंगे यानी पुत्र की पत्नी के पापा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर लास्ट में 6 है, यहाँ पर भी लास्ट में 6, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, मतलब कुछ घटाने वटाने का लॉजिक यहाँ पर लगा होगा। तो मेरे भाई देखो 336 में से कितना घटाऊं कि 216 आ जाए। तो भाई देखो 336 में से अगर 216 घटाता हूं तो आंसर आता है मेरे भाई 0, और यहाँ पर बचेगा मेरे भाई आपका 8 और 3 11, ठीक, सॉरी 9 और 3 12 120, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 120 है। फिर मेरे भाई 216 में से 156 घटा दो, 216 में से अगर 156 घटाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस है कितना, 60, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60। क्या यही लॉजिक यहाँ पर है कि भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 0 बचेगा, 25 37 में से 25 12 इनके बीच का भी 120 है, इसमें से घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर भी मेरे भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 का। यानी कि ये बात आपकी क्लियर हुई कि इनके बीच का डिफरेंस 120 होना चाहिए और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हारा 60 होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई क्या है क्या ऐसा कुछ। देखो 449 में से 329 को घटाऊंगा तो क्या 120 आएगा क्या, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 120 आएगा। फिर 329 में से 249 घटाऊंगा तो क्या 60 आएगा क्या, 0 और 6 और 2 8, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो 449 में से 329 घटाऊंगा तो 0 आएगा, 44 में से घटाएंगे भाई 120 आएगा, बिल्कुल। फिर 329 में से 249 घटाऊंगा तो 0 आएगा और 6 और 2 का 8, यानी कि यार या तो 80 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर तो 80 बच रहा है, हमको तो 60 बचाना है, ठीक है, हमको 60 बचाना है, पहला तो गलत हो गया यार।
इसको घटाएंगे मेरे भाई तो देखो 0 होगा 19, देखा ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। इसको घटाएंगे यहाँ से तो 0 बचेगा और यहाँ पर 6, ठीक है ये बिल्कुल सही हो जाए। देखो 412 में से 292 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 9, 120 होगा। फिर मेरे भाई 292 में से 232 घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर 60 बचेगा। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कूट भाषा में WAND को 1846 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GNAW को 4165 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में G का कोड बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट बता दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई तुमको G चाहिए ना G। अब इस लाइन में कहीं पर भी G नहीं है, W भी है, A भी है, N भी है और D भी है। लेकिन इनका क्या करूं मेरे भाई, मुझे तो G से मतलब है और G इसमें है नहीं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकती। इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को। इसमें तो 4 भी है, हटा दो 4 को। इसमें तो 6 भी है, हटा दो 6 को। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई बी। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल चेक करो मेरे भाई। एक ठीक है ये तो वही सवाल है क्या, हाँ ये तो सेम सवाल है, इसको देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के PDF में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस PDF से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस PDF में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो WhatsApp पे मैसेज। तुमसे बोला गया सभी संतरे सेब हैं, कोई भी सेब केला नहीं है, कोई भी केला कीवी नहीं है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, सभी संतरे सेब हैं, यानी कि जितने भी संतरे हैं वो सारे के सारे संतरे आपके सेब हैं। फिर बोला गया कोई भी सेब केला नहीं है, तो केला को मेरे भाई अलग बना दो। फिर बोला कोई भी केला कीवी नहीं है, तो फिर कीवी को मेरे भाई अलग बना दो। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कोई भी संतरा केला नहीं है क्या मेरे भाई। तुमसे क्या बोला कि कोई भी संतरा जो है वो केला नहीं है क्या। बिल्कुल नहीं है और 100% नहीं है, क्योंकि मेरे भाई सवाल में बोला है कि कोई भी सेब केला नहीं है, यानी जो सेब है ना, सेब ये केला नहीं है। तो सेब अगर केले के टच नहीं हो रही तो संतरा तो और भी अंदर है मेरे भाई। अरे जब इसका ये जो बाहर का ये शरीर है, ये सेब, ये बाहर का जो शरीर है सेब, यही अगर केले की टच नहीं हो रहा तो ये संतरा तो इसके और अंदर है, ये कैसे टच हो जाएगा। तो कोई भी संतरा केला नहीं है, बिल्कुल 100% बात सही है। फिर बोला कोई भी सेब कीवी नहीं है क्या, कोई भी सेब कीवी नहीं है क्या। सर ऐसा तो नहीं है, सवाल में सिर्फ ये बोला कि कोई भी केला कीवी नहीं है, तो केला और कीवी के बीच में संबंध नहीं है। सेब तो हो सकती है मेरे भाई कीवी, अरे केला और कीवी की तो लड़ाई है भाई,
सेब और कीवी की लड़ाई थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही मेरे भाई, इसका मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। तो केवल एक तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। इस तरीके के सवाल मेरे भाई ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे सवालों को आपको करना ही होगा, ऐसे सवालों से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो जो भी बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं, बातें करना बंद करो मेरे भाई। बात करने से नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी मेरे भाई इस तरीके के सवालों को करने से, जैसे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। सवाल में तुमसे बोला गया कि निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तुमसे बोला गया ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह है, जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह है। यानी एक अक्षर होना चाहिए और दो प्रतीक चिन्ह होने चाहिए, एक अक्षर और दो प्रतीक चिन्ह। तो मेरे भाई मैं इसको देख सकता हूँ, देखो इसको ओ है, उसके बाद में @ है और उसके बाद में डॉलर का चिन्ह है। तो एक अक्षर हो गया, दो प्रतीक चिन्ह हो गए। सर एक तो ये सही है मेरे भाई, एक अक्षर और दो प्रतीक चिन्ह तो और हमें कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ही दिखाई दे रहे हैं कि मेरे भाई एक अक्षर के बाद में लगातार दो प्रतीक चिन्ह। तो लगातार दो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भी नहीं है, लगातार दो प्रतीक चिन्ह इसमें भी नहीं है, लगातार दो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर, ठीक है, लगातार दो प्रतीक चिन्ह तो यहीं पर थे मेरे भाई। इसका मतलब एक ही आंसर होगा इसका, एक के अलावा कुछ नहीं है। डी आंसर देने वालों के मजे हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। श्रृंखला तुम्हारे सामने है, अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो 64 में से 2 कम करेंगे 62 आएगा, 62 में से 3 कम करेंगे 59 आएगा, 59 में से 5 कम करेंगे 54 आएगा और इसमें से मेरे भाई 7 कम करेंगे तो 47 आएगा। अब देखो 2 3 5 7 सारी की सारी संख्या मेरे भाई आपकी अभाज्य संख्या है, सारी की सारी संख्या अभाज्य। तो 7 के बाद में 8 9 10 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 47 में से 11 कम कर दो, 47 में से 11 कम करेंगे 36 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई, इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में वर्णित संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है। कहने का मतलब ये है कि मैं अब भी तुमको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे भाई ये देख लिया करो कि यार इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ तक तो देखो भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, 16 का 256 होता है, 10 का 100 होता है, 18 का 324 होता है। सर ये लॉजिक तो सब में ही लग गया। फिर देखो 225 में 10 जोड़ेंगे 235, 81 में 10 जोड़ेंगे 91, तो 64 में 10 जोड़ेंगे 74, 256 में 10 जोड़ेंगे 266 होता है। सर तो ये गलत हो गया मेरे भाई। 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बिल्कुल सही है, 324 में 10 जोड़ेंगे 334 ये भी सही है। फिर 235 में से कितना घटाऊं कि मेरे भाई आंसर 195 आ जाता। आप बोले सर 40 घटा दो, यहाँ पर भी 91 में से 40 घटाऊंगा 51 है, 40 घटाना है। तो 74 में से 40 घटाऊंगा, क्या आंसर तुम्हारा 104 आएगा? नहीं आ पाएगा मेरे भाई। 110 में से 40 घटाऊंगा 90 आएगा? नहीं आ पाएगा मेरे भाई। 334 में से 40 घटा दो, 334 जो 334 है
इसमें से 40 घटाओगे तो मेरे भाई 4 बचेगा और यहाँ पर 29 294 बचेगा। इसका मतलब ये करेक्ट है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि संख्या तुम्हारे सामने है 2 1 6 2 1 6 7 3 4 5 8 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दो और सम अंक में से 1 घटा दो। तो मेरे भाई सम है, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। ये विषम है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। ये सम है, 1 घटा दो। ये विषम है, 1 जोड़ दो। ये भी विषम है, 1 जोड़ दो। ये सम है, 1 घटा दो। विषम है, 1 जोड़ दो। सम है, 1 घटा दो। ठीक है, सम में से 1 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है। तो 2 में 1 घटाएंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 6 में 1 घटाएंगे 5, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 8 में 1 घटाएंगे 7। तुमसे बोला इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटा अंक तो 1 है और सबसे बड़ा तुम्हारा 8 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 एकम 8। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। PQRSTU और एक अक्षर और बच गया मेरे भाई तुम्हारा, ठीक है, V बच गया या मेरे भाई, तो यहाँ पर V लिख दो। PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। यानी कि सोमवार से शुरू होंगी, रविवार को ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे भाई सोम लिख दिया मैंने, यहाँ पे मंगल लिख दिया, यहाँ पर बुध लिख दिया, यहाँ पर गुरुवार लिख दिया, यहाँ पर मेरे भाई शुक्रवार लिख दिया, यहाँ पर मेरे भाई शनिवार लिख दिया और यहाँ पर तुम्हारा रविवार लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारे मैंने 7 दिन यहाँ पर लिख दिए। तुमसे बोला गया कि क्यों से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो क्यों को यहाँ बैठाओ ताकि इससे पहले इन 2 आदमियों की परीक्षा हो जाए। ठीक है, फिर तुमसे बोला V के बाद केवल 3 की परीक्षा होती है, तो V को यहाँ बैठाओ मेरे भाई, इसके बाद में इन तीनों की परीक्षा हो जाएगी। फिर आगे बोला कि S और Q के बीच में केवल 3 की परीक्षा होती है, तो S और Q के बीच में, तो S को यहाँ बैठाओ ताकि S और Q के बीच में इन 3 आदमियों की परीक्षा यहाँ पे हो सके मेरे भाई, तो ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला कि P की परीक्षा T से ठीक पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती। जो P की परीक्षा है ना T से पहले होती है लेकिन सोमवार को नहीं होती, तो ऐसे करो T को यहाँ बैठाओ और P को यहाँ बैठा दो, P की परीक्षा T से पहले हो जाएगी, तो ये बात भी सही है। लेकिन R की परीक्षा मंगलवार को नहीं होती। अब R की परीक्षा मंगलवार को नहीं होती तो R की परीक्षा फिर सोमवार को करवा दो। तो सारे आदमियों की परीक्षा हो गई, एक आदमी बच गया मेरे भाई U की परीक्षा तुम ऐसे करो, यहाँ पे करवा दो। ठीक है मेरे भाई, U की परीक्षा मंगलवार को करवा दो। तुमसे बोला R और T के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो ये रहा मेरे भाई तुम्हारा R, ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच में तो 4 लोगों की परीक्षा है। तो जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो। तुमसे बोला क्यों से पहले 2 आदमियों की परीक्षा, तो क्यों को यहाँ बैठा दिया, इससे पहले इन 2 आदमियों की परीक्षा हो गई। फिर बोला V के बाद में 3 की परीक्षा, तो V को यहाँ बैठा दिया, इसके बाद में ये तीनों की परीक्षा हो गई, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर बोला S और Q के बीच में 3 की परीक्षा, S और Q के बीच में इन 3 लोगों की परीक्षा हो गई। फिर तुमसे बोला कि P की परीक्षा T से ठीक पहले, T से पहले P की परीक्षा हो गई, लेकिन सोमवार को नहीं होती तो सोमवार को R की करवा दी, कोई बात नहीं भाई। फिर बोला R की मंगलवार को नहीं होती, अब R की मंगलवार को नहीं होती तो सोमवार को करवा दी। फिर बोला कि R और D के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो ये रहा तुम्हारा R और ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच में इन 4 लोगों की परीक्षा है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें, गिनती केवल बाएं से दाएं की करनी है। तो मेरे भाई देखो
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि मेरे भाई ऐसे अक्षर तुमको ढूंढने हैं जिनके पहले तो एक अक्षर होना चाहिए, जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए और बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, बाद में प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि दो अक्षर एक प्रतीक चिन्ह, दो अक्षर और एक प्रतीक चिन्ह। तो मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक सेकंड भाई, एक बच्चे की कॉल आ गई है, मैं इसको अटेंड करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। ध्यान से देखो भाई, तो देखो दो अक्षर और एक प्रतीक चिन्ह कहाँ पर है। ठीक है, दो अक्षर और एक प्रतीक चिन्ह। देखो एक तो तुम्हारा ये रहा, एक तो तुम्हारा ये रहा। देखो दोनों तो अक्षर हैं और एक प्रतीक चिन्ह है, तो एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर तुमसे बोला गया दो अक्षर एक प्रतीक चिन्ह, तो एक तुम्हारा ये रहा। देख लो दो अक्षर हैं एक प्रतीक चिन्ह है, तो एक तुम्हारा ये भी हो जाएगा। फिर मेरे भाई देखो एक ये भी हो जाएगा, दोनों अक्षर हैं एक प्रतीक चिन्ह है, तो एक तुम्हारा ये भी हो जाएगा। तो दो अक्षर एक प्रतीक चिन्ह, दो अक्षर एक प्रतीक चिन्ह, ऐसा तो इन तीन में ही है मेरे भाई। ठीक है, एक तो तुम्हारा ये रहा, एक तुम्हारा ये रहा और एक तुम्हारा ये रहा। दो अक्षर एक प्रतीक चिन्ह। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। अगले सवाल को चेक करो। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बताइए मेरे भाई इस सवाल में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर तुम मेरे भाई सवाल को अगर ऑप्शनों से करोगे ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे तो मेरे भाई तुम इनके बीच के संबंध निकालो, फिर इनके बीच के निकालो, फिर इनके बीच के निकालो, ऐसे तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन 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 अगर तुम इन ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि देखो इसका तीसरा अक्षर जेड है, इसका तीसरा अक्षर ए है, इसका तीसरा अक्षर डी और इसका तीसरा अक्षर जेड है। यानी कि मेरे भाई हम तीसरे अक्षर से कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो दूसरे अक्षर से भी कर सकते हैं। देखो इसका डी है, इसका सी है, इसका बी है और इसका बी है, तो दूसरे अक्षर से कर लो मेरे भाई। देखो यहाँ पर देखो कैसे हो, देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे सी लिख दो मेरे भाई, यहाँ पे सी लिख दो। देखो हो जाएगा सी लिखने से। देखो सी के बाद में डी, डी के बाद में ई के बाद में एफ और एफ के बाद में जी। हो गया मेरे भाई, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी। तो यहाँ पे सी आएगा और सी मेरे भाई आपका इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई इस तरीके का जो सवाल है वो भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने ये चार ऑप्शन है भाई, इन चार ऑप्शन में से तीन में तो सेम लॉजिक फॉलो किया जाता है, एक अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो लास्ट के अक्षरों को देख लो भाई, लास्ट के अक्षरों से ये सवाल हो जाएगा। देखो डी के बाद में एच, डी आएगा 4 पर, एच आएगा 8 पर। एल और ओ, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर। एन और क्यू, एन आएगा 14 पर, क्यू आएगा 17 पर। पी और एस, पी आएगा 16 पर, एस आएगा 19 पर। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ोगे 17 हो जाएगा और 16 में 3 जोड़ोगे 19 हो जाएगा। तो सब में 3 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, तो यही नालायक है भाई। बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के सवालों को आपको करना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, तुमसे बोला गया कुछ चींटियाँ छिपकली हैं। कुछ चींटी हैं मेरे भाई जो कि आपकी छिपकली हैं, कुछ चींटी आपके छिपकली। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारी छिपकली हो गई। सभी छिपकली आपकी मकड़ी है, जितनी भी छिपकली हैं वो सारी की सारी मकड़ी हैं।
कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, तो चूहे को अलग बनाओ। अब तुम ध्यान से देखो, कुछ चूहे छिपकली हैं क्या मेरे भाई? कहाँ पर है यार? ये चूहे का गोला है, ये छिपकली का गोला है, इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर बोला कुछ मकड़ी चींटी है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, कुछ मकड़ी चींटी। देखो ये किसका गोला है? चींटियों का। ये किसका गोला है? मकड़ियों का। तो बिल्कुल कुछ मकड़ी आपकी चींटी के अंदर आ रही है, ये दूसरा वाला सही है। तो केवल दो तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक सब्सक्राइब करना दोनों के दोनों ही आपके फ्री होते हैं। तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। डेली के डेली आपको इस तरीके की क्लासेज हमारे चैनल पे मिलती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। मज़े की बात तो ये है कि किसी भी क्लास का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, सारी की सारी क्लासेज एकदम बिल्कुल फ्री है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में रोड को इस तरीके से लिखा गया, डोर्म को DORM को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए एम का कोड क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस एम के कोड का आंसर देंगे। ठीक है भाई, बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। अब तुमको तो एम से मतलब है क्या? इस लाइन में कहीं पर एम दिया हुआ है? ROAD, आर है, ओ है, ए है, डी है, एम नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को। इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को। इसमें तो 6 भी है, हटा दो 6 को। ऑप्शन नंबर सी बचेगा, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए फिर एक और अगले सवाल को करते हैं भाई। सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सीरीज तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो भाई ध्यान से देख लो, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में कितना जोड़ूँ कि मेरे भाई आपका 55 हो जाए, तो 28 दूना 56 यानी कि 27 जोड़ दो। 55 में कितना जोड़े 119 हो जाए, तो मेरे भाई आपके 45 और 55 और 9 होता है मेरे भाई आपका 64। तो 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब। 1 2 3 4, आगे आएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। तो 129 में 125 जोड़ दीजिए। 129 में 125 जोड़ेंगे तो 9 और 5 का 14, 4, ठीक है, 9 और 5 का हो जाएगा मेरे भाई आपका 14 का 4, 4 और 1 5, 254 है क्या ऑप्शन है मेरे भाई? 254, ठीक है। 255 दिखा रहा है मेरे भाई, 119 है, सॉरी ये, ठीक है, 119 है ये, तो 244 आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 244 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 7 बक्से हैं तुम्हारे सामने, ACG, HJN और R, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने सबसे पहले तो 7 बक्से बोले गए, और 7 बक्से जो हैं एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो ये पहला बक्सा, ये दूसरा बक्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। एन के नीचे केवल 3 बक्से हैं, तो एन को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसके नीचे 1 2 और 3 बक्से बैठेंगे। फिर बोला कि एन और जे के बीच में 2 बक्से हैं, तो हो सकता है कि जे यहाँ पर बैठा हो, तभी तो एन और जे के बीच में ये 2 बक्से बैठेंगे। और हो सकता है कि जे यहाँ पर भी बैठा हो, तभी तो एन और जे के बीच में 2 बक्से बैठेंगे। तो इसके लिए हमें अगली लाइन को देखना पड़ेगा। तुमसे बोला गया कि H के ऊपर केवल G को रखा गया, H के ऊपर केवल G है, मतलब अब ये कन्फर्म हुआ कि तुम्हारा J यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि सवाल बोले H के ऊपर केवल G रखा गया, तो H को यहाँ बैठाओ ताकि इसके ऊपर केवल और केवल तुम्हारा G बैठ सके। तुमसे बोला गया कि C R के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। मेरे भाई C जो है R के तो नीचे किसी स्थान पर और A के ऊपर है मेरे भाई, जो C है ना, C
आर के तो नीचे और ए के ऊपर। तो मेरे भाई आर को यहाँ बैठाओ, सी को यहाँ बैठाओ, ए को यहाँ बैठाओ। जो सी है आर के नीचे और ए के ऊपर, ठीक है। आर के नीचे है, ए के ऊपर है। तुमसे बोला सी के ऊपर कितने बक्से हैं, तो ये तुम्हारा सी है, इसके ऊपर 1 2 3 4 बक्से हैं। जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तुम खुद देख लो मेरे भाई, समझ में आ गया उनका, ठीक है। नहीं आया एक बार फिर से देख लो। एन के नीचे केवल 3 बक्से, तो ये तुम्हारा एन है, इसके नीचे 3 बक्से हो गए। फिर बोला एन और जे के बीच में 2 बक्से, तो एन और जे के बीच में ये 2 बक्से हो गए, ये लाइन भी क्लियर। फिर बोला एच के ऊपर केवल जी है, तो एच के ऊपर केवल और केवल जी है, ये लाइन भी क्लियर। सी आर के नीचे किसी स्थान पर, जो सी है आर के नीचे किसी स्थान पर, ए के ऊपर किसी स्थान पर है, तो सी के ऊपर कितने बक्से हैं, तो ये तुम्हारा सी है, इसके ऊपर 1 2 3 4 बक्से हैं, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल चेक करो मेरे भाई, अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षर समूह द्वारा हैज और प्रतिशत को, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए आपको क्या करना है, सवाल को तो पढ़ना ही नहीं है मेरे भाई, सवाल को मत पढ़ो। तुम सीधा यहाँ पे देखो कि हैज की जगह पे तो मैं क्या लिखूँ, इनमें से, और मेरे भाई प्रतिशत की जगह पे क्या लिखूँ, इनमें से, ताकि इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सवाल में भी यही लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको टाइम खराब करने की जच रही है मेरे भाई, तो आप इन सवालों को यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ मेरे भाई वैसा ठीक है, सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फालतू में टाइम ही खराब होगा। तो अब सवाल को चेक करो मेरे भाई, सवाल में क्या बोला देखो। तो बताओ हैज की जगह पे मैं क्या लिखूँ, एच के क्यों लिख दूँ यहाँ पर, देखो इसमें भी एच के क्यों, इसमें भी एच के क्यों, इसमें भी एच के क्यों। तो यहाँ पर 8 और 6 14, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर 11 और 7 का 11 और 6, ठीक है, 15 और 6 21, ये भी सही है। फिर यहाँ पर 17 और 6 23 21, ठीक है मेरे भाई, 21 और 6 तो ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन सी आंसर हो जाए। देख लो सी को देख लो अब तुम, ठीक है, 21 और 6 एक होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। देखो ये तुम्हारा आंसर सही है बिल्कुल। देखो एच के क्यों, एच आएगा 8 पर, के आएगा 11 पर, क्यों आएगा 17 पर, ठीक है मेरे भाई, एच के क्यों हो गया। अब इसको देखो एन क्यू डब्ल्यू, एन आएगा 14 पर, क्यों आएगा 17 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, सब में 6 6 और 6 यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर एल यू वी यू को देख लो, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर। प्रतिशत की जगह पे लिखेंगे आर यू ए, आर आएगा 18 पर, यू आएगा 21 पर, ए आएगा 1 पर। 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 नंबर पर 1 आता है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है भाई। 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होता है, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21 में 6 जोड़ेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो अब तुम देख लो मेरे भाई, इधर को भी सब में 6 6 जोड़ा गया, इधर को भी सब में 6 6 जोड़ा गया, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। इस तरीके के सवाल मेरे भाई आजकल की एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसे सवाल तुमको नहीं आते ना मेरे भाई, तो फटाफट से ऐसे सवालों को सीख लो भाई, इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बार सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला सवाल आपके सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सहदोष तुला का उपयोग करके 70% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है? 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित का उपयोग करता है। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो भाई देखो कैसे इस सवाल का आंसर करेंगे। यहाँ पर सवाल में बोला गया कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि ऐसे मान के चल लो कि 100 रुपये के सामान को
75 रुपये में बेचता है, यानी ये इसका क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य हो गया है। फिर बोला कि सैदोस तुला का उपयोग करके 70% का लाभ अर्जित करता है, यानी इसका भी वही मतलब है कि 100 रुपये के, ठीक है, 100 रुपये के मेरे भाई सामान को 170 रुपये में बेचता है। यानी कहने का मतलब है कि सैदोस तुला यानी खराब तुला का उपयोग करता है। ऐसे मान के चल लो कि मान लो कि उसकी जो तुला है ना वो तोलता तो 1 किलो है, ठीक है मेरे भाई, ये सॉरी ऐसे मान चल लो कि मान लो कि उसकी जो तुला है ना वो खराब है, मान लो वो 700 ग्राम सामान तोलता है ना तो वो 1 किलो दिखाती है मेरे भाई। इस तरीके से सैदोस तुला का मतलब था जिसकी तुला में गड़बड़ है मेरे भाई उसकी तुला में, कि ऐसे मान चल लो कि वो तोलता तो 700 ग्राम है लेकिन वो तुला दिखाती है 1 किलो, तो यहाँ पर वो गड़बड़ कर रहा है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, ये भी तो इसका विक्रय मूल्य है भाई, ठीक है, 70% का लाभ, 170 रुपये का लाभ अर्जित कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर आपका 75/170 हो जाएगा। किलोग्राम में पूछा है तो 1000 से, सॉरी ग्राम में पूछा है तो 1000 से इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 75 को 100 से गुणा करेंगे 7500 हो जाएगा। 7500 में 17 का भाग देंगे, 17 चौके 68, 68 के बाद में 7 बचेगा, 17 चौके फिर से 68, 2 बचेगा, 17 एकम 17, 441 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले सवाल को देखो भाई, ए और बी जब अकेले अकेले कार्य करते हैं तो एक कार्य को 20 दिन और 25 दिन में करते हैं, यानी ए करता है मेरे भाई कितने दिन में, सर 20 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, यानी कि 25 दिन में करता है। तो टोटल काम तुम्हारा मेरे भाई मैं कितना मान लूँ, 100 मान लूँ क्या मेरे भाई, 20 पंजो 100 और 25 चौका 100। यहाँ पे बोला कि प्रत्येक एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, ए और बी क्रमशः पहले दिन और दूसरे दिन कार्य करते हैं। पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, अगले दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर कौन काम करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, इस तरीके से वो काम करेंगे। तो मेरे भाई अगर पहले ए काम करेगा तो ए तो 5 काम करता है तो ये 5 काम कर देगा, अगले दिन फिर बी काम करेगा, बी तो 4 काम करता है 4 करेगा, यानी कि 2 दिन में 9 काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 दिन में मेरे भाई आपका 9 काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन भाई तुम्हें 9 काम थोड़ी करवाना है यार, तुम्हें तो 100 काम करवाना है पूरा का पूरा, ठीक है। तुम्हें तो यहाँ पर क्या करना है, 100 काम यहाँ पे करवाना है। तो मेरे भाई उसने बोला कि उस काम को करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि बताओ एक काम को करने में कितने दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, एक काम को करने में कितने दिन का टाइम लगेगा, तो एक काम को करने में मेरे भाई हमें 2/9 दिन का टाइम यहाँ पर लगेगा। लेकिन तुम्हें एक नहीं करना, तुम्हें तो मेरे भाई 100 काम करना है। तो मेरे भाई इसको 100 से गुणा कर दो, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, 200 बटे में 9 दिन तुम्हारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 200 में 9 का भाग देंगे तो आंसर तुम्हारा आएगा कितना, 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 2 बचेगा, 9 दूना 18 यहाँ पर बचेगा, ठीक है मेरे भाई। तो लगभग 22 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो मेरे भाई 22 दिन तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी 22 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा ना मेरे भाई। तो आप इसको ऐसे मान लो कि 111/5, ठीक है, 111 में देखो 22 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। और ये काम अगर तुम 111 में 5 का भाग देते हो, जैसे 111 है तुम्हारे पास में, इसमें भी अगर तुम 5 का भाग दोगे तो मेरे भाई 5 दूनी 10 बचेगा, फिर 1 बचेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, फिर 0 उतार लो, 5 दूनी 10 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सॉरी 11 बचेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 1 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 22 पॉइंट में कुछ आंसर ही तुम्हारा यहाँ पर आएगा। तो 111/5 तुम्हारे सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 200/9 लिख दो या फिर आपका 111/5 लिख दो, एक ही बात है मेरे भाई। 200 में भी 9 का भाग देंगे तब भी 22 पॉइंट में कुछ आंसर आता है, और 111 में अगर 5 का भाग देंगे तब भी 22 पॉइंट में ही कुछ आंसर आता है, ठीक है भाई। तो ये करता है 20 दिन में, ये करता है 25 दिन में, तो दोनों का लैस 100 हो जाएगा। 20 पंजो 100,
25 चौका 100। तो एकांतर दिनों में काम करते हैं, पहले ए करेगा फिर बी करेगा। तो ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, यानी ए 5 काम करेगा, बी 4 काम, यानी दोनों मिलके 9 काम करेंगे। तो एक दिन तो ये करेगा, एक दिन ये करेगा, यानी कि 2 दिन में 9 काम हो रहा है, 2 दिन में 9 काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ से एक काम निकालूँ तो एक काम निकालूंगा तो 9 का भाग देना पड़ेगा, 2/9 हो जाए। एक काम करने में 2/9 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हमें तो 100 काम करना है, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे, 200, 200/9। तो 200/9 लिखो या 111/5 लिख दो, बात एक ही है। अगले सवाल को चेक करो। एक महिला ने 90 मिनट के लिए 20 मिनट पर मिनट की चाल से यात्रा की और 66 मिनट के लिए 72 मिनट पर मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मिनट पर मिनट में कितनी होगी? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मेरे भाई इस मोहतरमा की जो पहली लाइन है उसमें बोला गया कि 1 मिनट में 20 मीटर चलती है। भाई 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 20 मीटर चलती है, यानी 1 मिनट में कितना चलती है वो 20 मीटर यहाँ पर चलती है। लेकिन यहाँ तो 90 मिनट चली है, तो 90 मिनट में कितना चलेगी मेरे भाई? 90 मिनट में चलेगी। इसको 20 90 से गुणा कर दो, 20 गुणा में 90 करेंगे, आंसर आएगा तुम्हारा कितना? 1800 आ जाएगा। सर दूसरी लाइन में क्या बोला गया? 1 मिनट में 72 मीटर चलती है, तो 66 मिनट में कितना चलेगी? तो मेरे भाई यहाँ से तुम जोड़ लो, 66 मिनट में कितना चलेगी? 66 को गुणा कर दो किससे? 72 से। तो बताइए आंसर कितना होगा? तो 66 को 72 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई देखो, 72 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 7 का 42 और एक हो जाएगा 43, यानी कि मेरे भाई आपका आंसर आएगा मेरे भाई 6 7 का 42 और एक 43, यानी कि 43 शेषफल यहाँ पे बचेगा। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 7 का 42 और एक 43 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5 आएगा, 7 आएगा और 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 66 गुणा में अगर हम 72 करते हैं तो 4752 आंसर आता है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? सर इन दोनों को जोड़ दो तो 2 आएगा, 5 आएगा, 8 और 7 का 15, 4 5 और एक 652, यानी ये आ गई टोटल दूरी। तो तुमसे चाल पूछा है, चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। तो दूरी कितनी है मेरे भाई? 6552 और समय कितना है? 90 मिनट तो ये है और 56 मिनट ये हैं, तो 90 और 66 कितना होता है? 156 होता है। तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट से करोगे तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। तो भाई देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे तुमसे बोला गया कि 1 मिनट में 20 मीटर चलती है, तो 1 मिनट में अगर 20 मीटर चलेगी तो यहाँ से शुरुआत में तो 90 मिनट चलती है, तो 90 मिनट में कितना चलेगी? 90 गुणा 20 कर दो, 1800 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 मिनट में 72 मीटर चलती है, 1 मिनट में 72 चलेगी तो 66 मिनट में कितना चलेगी? 72 गुणा 66 कर दो तो ये आंसर आएगा। तो टोटल कितनी चली? 1800 तो यहाँ चली और इतनी यहाँ चली, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर है, ये है टोटल दूरी। तो चाल पूछे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? ये है। समय कितना है? 90 मिनट तो ये और 66 मिनट ये, दोनों को जोड़ेंगे 156, भाग देंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 42। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।